सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को ट्यून इन किया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो वेरी मच। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में 1947 से अभी तक। ये कैसे रहे हैं, इनमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं। भारत और तब के सोवियत यूनियन के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे 12 अप्रैल 1947 में। बट इन द बिगिनिंग ये कोई वार्म रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन के लीडर हुआ करते थे जोसेफ स्टालिन। And how do I put this? He wasn't really a very big fan of Mr. Nehru and Mr. Gandhi. एक बार इस बात को आप थोड़ा सोच करके देखो। The leader of the socialist communist world was not very fond of Mr. Nehru, the champion of socialism in India. रहे होंगे शायद कुछ कारण इसके पीछे। बट फिर 1953 में स्टालिन की हो जाती है मृत्यु एक हार्ट अटैक से। इसके बाद ही शुरू होते हैं भारत और रूस के वो फ्रेंडली रिलेशंस जिनके बारे में हम शायद सब अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस समय सोवियत यूनियन भारत की मदद करना शुरू करता है और भारत को कई तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फूड, हेल्थ और भी कई सारी चीजें। इसी 50s की दशक में सोवियत यूनियन भारत को कई टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर करता है, जैसे कि स्टील से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, स्टील प्लांट्स कैसे बनाए और इंस्टॉल किए जाते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। फिर 1955 में होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि सोवियत यूनियन और भारत को और करीब ले आता है। इवेंट है जब जून 1955 में पीएम नेहरू सोवियत यूनियन के दौरे पर जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी निकिता क्रूश्चोव भी इसी साल ऑटम में भारत भ्रमण पर आते हैं। अब भारत और सोवियत यूनियन के रिलेशंस इतने अच्छे हो जाते हैं कि सोवियत यूनियन भारत को ओपनली सपोर्ट करने लगता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के खिलाफ। सोवियत यूनियन भारत को पोर्चुगीज के अगेंस्ट भी सपोर्ट करता है गोवन कॉन्फ्लिक्ट में। बट भारत और सोवियत यूनियन के बेहतर होते हुए टाइज को देखकर एक रीजनल पावर जो हमारे दोनों देशों का नेबर है बड़ा खफा हो जाता है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं, और यदि नहीं समझे होंगे तो ये देश था चाइना। नाउ हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि उस समय सोवियत यूनियन और चाइना के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। बट क्योंकि चाइना भी सोवियत यूनियन की तरह ही एक कम्युनिस्ट रन कंट्री थी और सारी दुनिया उस समय दो सुपर पावर पोल्स के बीच में बटी हुई थी, और क्योंकि सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट स्टेट्स को वेस्टर्न स्टेट्स के जैसा ही पावरफुल और यूनाइटेड पोर्ट्रे करना चाहता था, इसीलिए वो कभी ओपनली चाइना के साथ हॉस्टाइल नहीं हो सकता था। इसीलिए जब 1959 में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हुए और जब 1962 इंडिया चाइना वॉर हुई तो सोवियत यूनियन ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोवियत यूनियन ने भारत को सपोर्ट करना बंद कर दिया था, बल्कि इस समय सोवियत यूनियन ने भारत को मदद करना और ज्यादा कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड इंडिया विद द टेक्नोलॉजी टू co-produce and operate the MiG-21 jet fighters, which they had denied earlier to China. Soviets 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में पीस ब्रोकर्स के रूप में भी आए और ताशकंद पीस ट्रीटी साइन की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट इसी कॉन्फ्रेंस के बीच में भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में निधन हो गया, और इस डेथ से रिलेटेड कई लोगों की कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बट वी आर गोना लीव दैट फॉर सम अदर डे, सम अदर वीडियो। अब चलते हैं 70s के दशक में, जब ईस्ट पाकिस्तान में एक लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई, पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई। और भारत इस लड़ाई में आज़ादी की मुहिम चला रहे ईस्ट पाकिस्तानीज के साथ खड़ा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तानीज जो सालों से पंजाबी जनरल्स और पाकिस्तानी फौज की प्रताड़नाएं सहन करते आ रहे थे। और जब सोवियट्स ने इस सिचुएशन को एस्केलेट होते हुए देखा और चाइना को वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से इस लड़ाई में कूदने से रोकने के लिए सोवियट्स ने भारत के साथ साइन की इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन अगस्त 1971। और जब यूएस और यूके ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी 7th फ्लीट और HMS ईगल भेजी, तो सोवियत यूनियन ने व्लादिवोस्टॉक फ्लीट भेजकर यूएस, यूके और वेस्टर्न पावर्स को इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसने से रोका। अंत में जब भारत ने इस लड़ाई में एंट्री ली तो बड़े ही आसानी से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को हरा दिया और एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 70s के दशक में जनता पार्टी की सरकार भी पावर में आई, तब भी भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते बरकरार रहे। 1984 में जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया, तब भी भारत और सोवियत यूनियन रिलेशंस मेंटेन रहे। इसके बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी पहली मॉस्को विजिट में सोवियट्स के साथ 2 लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन किए। 1986 में जब मिखाइल गोर्बाचेव भारत यात्रा पर आए तो उन्होंने भारत के साथ मिलकर एक एशियन सिक्योरिटी अलायंस बनाने की भी बात की,
बट इसमें उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रशियन फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया तो 1991 से लेकर 2000 तक इस पूरे दशक में भारत और रूस के रिलेशंस कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे। अक्टूबर 2000 को प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार एक प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में भारत के दौरे पर आते हैं और भारत और रशियन फेडरेशन के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की जाती है। प्रेसिडेंट पुतिन के समय में भारत और रूस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर होते हैं और रूस भारत को ओपनली सपोर्ट करता है फॉर अ परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड फॉर भारत टू बी गिवन मेंबरशिप इन द एनएसजी एंड एपैक। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भारत और रूस के रिलेशंस हैव ओनली गॉटन बेटर और इसी बीच पुतिन 4 बार स्टेट विजिट पर भारत भी आए। जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, वेस्ट के ट्रिमेंडस प्रेशर के बाद भी भारत ने रूस के ऊपर लगाए जा रहे ऑयल प्राइस कैप का हिस्सा बनने से मना कर दिया और भारत रूस से तेल खरीदता रहा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो भारत में रिफाइन होकर भेजा गया यूरोप के देशों को भी और इवन अमेरिका को भी। तो शायद आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे वेस्ट की हिपोक्रेसी को कि तेल तो हमें भी चाहिए है रूस का, वेस्टर्नर्स को, पर भारत तुम इस तेल को डिस्काउंटेड प्राइस पर मत लो। पिछले गुजरे हुए 70 सालों में रूस ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत का काफी साथ दिया है। रूस ने हमें दिए हैं T-72, T-90 जैसे टैंक्स, कई सारे फ्रिगेट्स फॉर आवर नेवी, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि 9K-33 ओसा, 9K-35 स्ट्रेला 10 और सबसे लेटेस्ट S-400 ट्रायम्फ। और भारत और रूस ने साथ मिलकर डेवलप की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। INS विक्रमादित्य भी भारत ने रूस से खरीदकर रिफर्बिश किया है, जो कि इंडियन नेवी की फ्लैगशिप है। अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि भारत और रूस के रिलेशंस फ्यूचर में कैसे रह सकते हैं और हमें फ्यूचर में क्या करने की जरूरत है। तो पहले हमें यह समझ लेने की जरूरत है कि आज की डेट में भारत इज अ लॉट मोर पावरफुल देन रशिया, एटलीस्ट इकोनॉमिकली, और भारत की इकोनॉमी इज ओनली गोना ग्रो इन द फ्यूचर। अब ऐसे में हमें वेस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के चलना है और रूस को भी ज्यादा साइडलाइन नहीं करना है। हमें चाहिए कि हम रूस से थोड़ा बहुत सामान जैसे कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी हमेशा खरीदते रहें, जिससे कि रूस पूरी तरह से कभी चाइना पर डिपेंडेंट ना हो जाए, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि वेस्ट किसी भी हद तक जाने को तैयार है टू आइसोलेट रशिया। रूस खुद भी चाइना के खेमे में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो चाइना को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है। रूस की टेरिटरी पर भी चाइना के क्लेम्स हैं और चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम्स के बारे में तो हम सबको पता है क्योंकि हमसे भी किस बात की लड़ाई है, चाइना की। और अब बात आती है वेस्ट की, तो हमें उन्हें भी बैलेंस करके रूस के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि हमें चाइना को काउंटर करना है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली तो उसमें हमें वेस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो व्हाट आई सी इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस is that we need to walk down a very tight rope and try and balance it out between Russia and the West, जिससे कि हम सभी भारतीयों को फायदा हो। बट इन दी एंड मुझे क्या पता व्हाट्स इन स्टोर फॉर द फ्यूचर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी हेल्प करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।